यह कहानी यॉसी गिन्सबर्ग नाम के एक युवक की है जिसे घूमने फिरने का बहुत शौक है। एक दिन वह अपनी यात्रा की इच्छा पूरी करने के लिए बोलिविया पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात मार्कस नाम के एक व्यक्ति से होती है जो पेशे से एक शिक्षक है। दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ समय बाद मार्कस का एक पुराना मित्र केविन, जो फोटोग्राफी का शौकीन है, उनसे मिलता है। शाम को जब वे सभी कैंप में आराम कर रहे होते हैं तो वहां पर योसी गिन्सबर्ग को एक लड़की मिलती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन एक दिन जब योसी घूमने के लिए अकेले निकलता है तो पीछे से एक आदमी उसे आवाज देता है। वह आदमी योसी से पूछता है, क्या तुम अमेरिकन हो? योसी जवाब देता है, नहीं। इस आदमी का नाम कार्ल होता है। कार्ल को इस जंगल के बारे में बहुत सारी बातें पता होती हैं। वह योसी को बताता है कि इस जंगल में कुछ ऐसे आदिवासी इंडियंस रहते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। फिर वह कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूँ। योसी को एडवेंचर करना बहुत पसंद होता है। वह हमेशा से ऐसी छिपी हुई जगहों के बारे में जानना चाहता था जहाँ बहुत कम लोग गए हों। इसी वजह से वह अपने दोस्तों केविन और मार्कस को इस सफ़र के लिए मना लेता है। अब ये तीनों कार्ल से मिलते हैं। कार्ल उन्हें जंगल का नक्शा समझाता है और बताता है कि 3 से 4 दिन की लंबी पैदल यात्रा के बाद वे उस जगह पहुंच सकते हैं। फिर ये लोग अपने साथ ज़रूरी सामान लेकर प्लेन से उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से उनका रोमांचक सफ़र शुरू होने वाला होता है। वे घने जंगल से गुजरते हुए पहले दिन का सफ़र पूरा करते हैं और रात में आराम करने के लिए एक जगह कैंप लगाते हैं। रात को कार्ल उन्हें जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों के बारे में कुछ बातें बताता है। थोड़ी देर बाद जब सभी सोने जाते हैं, मार्कस को एक कीड़ा काट लेता है। वह बहुत डर जाता है और रात ठीक से सो नहीं पाता। अगली सुबह सभी लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन वे रुकते नहीं और आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें जंगल में एक कबीले के लोग दिखते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो कबीले के लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। योसी और उसके दोस्त वहां आकर बहुत खुश होते हैं। दरअसल कार्ल को ये आदिवासी पहले से जानते थे, इसलिए सब जल्दी ही घुल मिल जाते हैं। हालांकि उन्हें अपनी यात्रा आगे बढ़ानी होती है, इसलिए अगले दिन वे वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते हुए कार्ल एक पेड़ पर बैठे बंदर को मारकर उसका शिकार कर लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जब रात होती है तो ये सभी लोग आराम करने के लिए एक जगह कैंप करते हैं। रात भर आराम करने के बाद अगली सुबह ये लोग फिर से अपने सफ़र पर निकलते हैं। लेकिन चलते चलते मार्कस के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और उसे चलने में मुश्किल होने लगती है। लगातार पैदल चलने की वजह से उसके पैरों में गहरे घाव हो जाते हैं, जिन्हें ठीक होने में कम से कम 4 दिन लग सकते हैं। कार्ल सभी को सुझाव देता है कि मार्कस के पैर ठीक होने तक वे यहीं रुककर इंतजार करें, लेकिन योसी और केविन इस बात से सहमत नहीं होते। तभी केविन एक आइडिया देता है। वह कहता है, अगर हम एक नाव बनाएं और नदी के रास्ते से जाएं तो हम जल्दी उस कबीले तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कार्ल इस पर आपत्ति जताता है। वह कहता है, नदी का रास्ता बहुत खतरनाक है, वहां जाना सही नहीं होगा। कार्ल की बात मानने के बजाय केविन और योसी जल्दी वहां पहुंचने के लिए काफी उत्सुक होते हैं। वे कार्ल को किसी तरह मना लेते हैं कि नदी के रास्ते जाना बेहतर होगा। इसके बाद वे सभी मिलकर बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और एक नाव बनाते हैं। अपने सामान को नाव पर लादने के बाद वे नाव को पानी में उतार देते हैं। चूंकि कार्ल जंगल के बारे में सबसे ज्यादा जानता है, इसलिए उसे नाव का कप्तान बनाया जाता है। अब ये लोग नदी के रास्ते अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ता उतना आसान नहीं होता। नदी की तेज धाराओं और ऊंची ऊंची लहरों का सामना करते हुए उनकी नाव असंतुलित होने लगती है। कार्ल उन्हें चेतावनी देता है, हमें जल्द से जल्द नाव को किनारे पर रोक देना चाहिए, वरना हम डूब सकते हैं। लेकिन केविन इस बात से सहमत नहीं होता। वह बहाव के साथ आगे बढ़ना चाहता है। इस बात को लेकर कार्ल और केविन के बीच झगड़ा हो जाता है। हालांकि योसी बीच बचाव करता है और दोनों को शांत करता है,
अंत में सभी काल की बात मानते हैं और नाव को किनारे पर ले आते हैं। वहां पहुंचकर काल कहता है, आज रात हम यहीं रुकेंगे और सुबह अपनी यात्रा फिर से शुरू करें। अगली सुबह काल अपना फैसला बदल लेता है। वह तय करता है कि वह आगे का सफर पैदल ही जारी रखेगा। लेकिन योसी और केविन इस बात से सहमत नहीं होते। वे नाव से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। मार्कस, जिसके पैर अब ठीक हो चुके हैं, काल के साथ जाने का फैसला करता है। उसे लगता है कि नदी का रास्ता बहुत खतरनाक है। अब ये लोग दो अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। काल जाते जाते योसी और केविन से कहता है कि 3 दिनों बाद एक निश्चित जगह पर मिलेंगे। योसी और केविन अपनी नाव से नदी के सफर को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं। वे रास्ते में मजे करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या मुसीबतें उनका इंतजार कर रही हैं। कुछ देर बाद नदी का बहाव अचानक से बहुत तेज हो जाता है। तभी एक बड़ी लहर उनकी नाव को बुरी तरह से हिला देती है। लहर इतनी तेज होती है कि उनकी नाव टूटकर तहस नहस हो जाती है। किसी तरह उनकी नाव बहते हुए एक बड़े पत्थर से टकराकर रुक जाती है। अब योसी और केविन नदी के बीच फंस जाते हैं। केविन कहता है, मैं तैरकर नदी के उस पार जाऊंगा और वहां से रस्सी फेंककर तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। लेकिन योसी उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है, पानी का बहाव बहुत तेज है, तुम उसमें बह सकते हो। लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। आखिरकार केविन हिम्मत जुटाकर नदी में कूदता है और किसी तरह तैरकर किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी योसी खुद तेज बहाव में संतुलन खो देता है और नदी में बहने लगता है। केविन अपने दोस्त को नदी में बहते हुए देखकर घबरा जाता है और चिल्लाता है, लेकिन वह उसकी कोई मदद नहीं कर पाता। तेज बहाव के कारण योसी नदी में बहता हुआ काफी दूर निकल जाता है। किसी तरह योसी नदी के किनारे तक पहुंचकर अपनी जान बचा लेता है। अब वह इस घने जंगल में अकेला है और अपने दोस्त केविन को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे पानी में अपना बैग दिखता है जो बहकर वहां तक आ गया था। वह बैग को निकालता है और उसमें से एक छोटी सी बाइबल पाता है जो उसके अंकल ने उसे दी थी। साथ ही उसे कुछ एनर्जी की गोलियां भी मिलती हैं जिन्हें काल ने यात्रा से पहले लिया था। योसी एक गोली खाकर थोड़ा मजबूत महसूस करता है और केविन को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। लेकिन इतने बड़े जंगल में वह केविन को कहीं नहीं ढूंढ पाता और थक कर एक जगह बैठ जाता है। जंगल में भटकते हुए कई दिन गुजर जाते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह कैसे बच सकता है। वह अपने नक्शे पर उस जगह को चिन्हित करता है जहां उसे जाना था और अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला करता है। रास्ते में योसी को पेड़ पर कुछ फल दिखाई देते हैं। वह उन्हें तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन तभी वहां बैठे एक सांप का सामना हो जाता है। सांप उस पर हमला करता है, लेकिन योसी किसी तरह बच निकलता है और आखिरकार सांप को मारकर खा लेता है। उस रात जब वह सो रहा होता है तो उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वह डरकर उठता है और देखता है कि उसके सामने मार्कस खड़ा है। लेकिन जब वह टॉर्च जलाकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। दरअसल यह योसी का भ्रम होता है। वह फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई खतरनाक जानवर है। रात के दौरान योसी अपने बचाव के लिए बैग से स्प्रे निकालता है और उसे लाइटर की मदद से जलाकर उस जंगली जानवर को भगा देता है। अगली सुबह जब वह जागता है तो उसे अपने माथे पर तेज दर्द महसूस होता है। पता चलता है कि रात में एक कीड़ा उसके शरीर में घुस गया था। योसी किसी तरह उसे काटकर बाहर निकाल देता है। भूख और प्यास से परेशान योसी अपना सफर जारी रखता है। तभी उसे जमीन पर पक्षी के कुछ अंडे दिखाई देते हैं। वह उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाता है। फिर उसे पास में एक जगह दिखती है जहां आदिवासी लोगों ने डेरा डाला हुआ था। वहां योसी कुछ देर आराम करने के लिए रुकता है। आराम करते समय वह देखता है कि उसके पैर बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं और उनसे खून बह रहा है। यह देखकर वह बहुत हताश हो जाता है और अपने दोस्तों को याद करके रोने लगता है। लेकिन अगले दिन वह हिम्मत जुटाकर फिर से आगे बढ़ता है।
चलते चलते योसी को जमीन पर पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि मार्कस उसके आसपास ही है, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे एहसास होता है कि यह निशान उसी के पैर के हैं और वह भटक कर वापस उसी जगह पहुंच गया है जहां उसने अंडे खाए थे। यह देखकर वह गुस्से से भर जाता है और अपना बैग जमीन पर पटक देता है। दूसरी तरफ केविन बहते बहते नदी के किनारे आ जाता है। वह अब भी जिंदा होता है। कुछ स्थानीय लोग उसे देख लेते हैं और उसे अपने गांव ले जाते हैं। गांव में केविन एक ऑफिसर से मिलता है और उसे योसी के बारे में बताता है। वह योसी को ढूंढने के लिए उनसे मदद मांगता है। ऑफिसर केविन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और योसी को ढूंढने के लिए एक प्लेन भेजता है। दूसरी तरफ योसी को जंगल में भटकते हुए लगभग 2 हफ्ते बीत जाते हैं। भूख, प्यास और थकान के कारण वह धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। उसे अपने अतीत से जुड़े दृश्य दिखने लगते हैं। तभी योसी को अचानक प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है। वह मदद के लिए इशारे करता है और सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन घने जंगल की वजह से केविन और प्लेन के लोग उसे देख नहीं पाते। प्लेन बिना उसे देखे वहां से चला जाता है। यह देखकर योसी पूरी तरह से निराश हो जाता है। उधर केविन एक बार फिर योसी को ढूंढने के लिए ऑफिसर से मदद मांगता है, लेकिन ऑफिसर उसे समझाने की कोशिश करता है। तुम्हारा दोस्त 3 हफ्ते से जंगल में है। इतने लंबे समय में वह जिंदा नहीं बचा होगा। लेकिन केविन को यकीन होता है कि योसी अब भी जिंदा है। वह एक ऐसे आदमी से मिलता है जो जंगल को अच्छी तरह से जानता है। दोनों मिलकर योसी को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर योसी की हालत लगातार खराब होती जा रही है। उसके शरीर में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। तभी योसी को जंगल में एक आदिवासी लड़की दिखती है। लड़की उसे देखकर डर जाती है और भागने लगती है। योसी उसे शांत करने की कोशिश करता है और समझाता है कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। असल में यह लड़की भी जंगल में भटक चुकी थी। योसी उससे वादा करता है कि वह उसका ध्यान रखेगा और दोनों किसी तरह इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। योसी और वह लड़की साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। योसी खुद को दिलासा देता है कि वह इस जंगल में अकेला नहीं है, भगवान उसके साथ हैं। दोनों रात को आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं। योसी उस लड़की को अपने पास सुला लेता है और सो जाता है, लेकिन जब वह सुबह उठता है तो खुद को अकेला पाता है। उसे एहसास होता है कि वह लड़की असल में उसकी कल्पना थी, जो उसके दिमाग का भ्रम था। इस सच का एहसास होने पर वह और अधिक परेशान हो जाता है और उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ने लगती है। अब योसी की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। वह बेहद कमज़ोर और थका हुआ महसूस करता है। चलते चलते अचानक उसका पैर दलदल में फंस जाता है। पहले तो योसी घबरा जाता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आता है कि उसे शांत रहना होगा। वह अपने पास पड़ी एक टहनी को देखता है और उसकी मदद से धीरे धीरे खुद को दलदल से बाहर निकालने की कोशिश करता है। आखिरकार वह उस दलदल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। हालांकि योसी अब इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि वह मुश्किल से रेंग पाता है। वह एक पेड़ के पास पहुंचता है जिस पर बहुत सारी जंगली चींटियां होती हैं। वह अपने सारे कपड़े उतारकर उस पेड़ से चिपक जाता है और चींटियों को अपने शरीर पर चढ़ने देता है। जैसे ही चींटियां उसे काटने लगती हैं, वह दर्द से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। इस दर्द के बीच उसे अपने अतीत से जुड़े कई दृश्य दिखने लगते हैं। योसी ऐसा इसलिए करता है ताकि दर्द की वजह से उसका दिमाग चौकन्ना हो जाए और वह उस जगह से निकलने की ऊर्जा जुटा सके। योसी अब नदी के किनारे पर बड़े बड़े संकेत बनाता है ताकि अगर उसका दोस्त केविन उसे ढूंढते हुए वहां से गुजरे तो उसे पहचान सके। कुछ समय बाद योसी के सामने से एक कछुआ गुजरता है। भूख से बेहाल योसी उसे मारने के लिए एक पत्थर उठाता है ताकि वह कछुए को खाकर अपनी भूख मिटा सके। लेकिन अंत में योसी उसे मारने का विचार छोड़ देता है और कछुए को जाने देता है। अब योसी के मन में बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। वह समझ चुका है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। वह थकान और निराशा में रात को वहीं सो जाता है। अगली सुबह केविन योसी को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंचता है।
वह योसी के बनाए हुए संकेत को देखता है, लेकिन योसी वहां कहीं नजर नहीं आता। केविन यह सोचकर बेहद निराश हो जाता है कि शायद उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह अपनी नाव लेकर वहां से जाने लगता है। उसी समय योसी दूर से केविन की आवाज सुन लेता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन योसी इतना कमजोर हो चुका होता है कि वह केविन को पुकारने की ताकत भी नहीं जुटा पाता। वह अपनी आखिरी उम्मीद टूटते हुए देख रहा होता है और उसका दोस्त उसकी आंखों के सामने वहां से जा रहा होता है। अचानक केविन पीछे मुड़कर देखता है। वह योसी को खड़ा हुआ देख लेता है। केविन जोर से चिल्लाता है और तुरंत नाव को वापस घुमाकर योसी के पास ले आता है। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं और गले लगकर जोर जोर से रोने लगते हैं। यह उनके लिए एक बेहद भावुक पल होता है, क्योंकि दोनों ने सोचा था कि वे एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। केविन योसी को रेस्क्यू करके गांव में ले आता है। वहां सभी लोग योसी को जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि वह इतने खतरनाक जंगल से सही सलामत वापस आ गया। इस तरह योसी की यह कठिन और भावुक यात्रा खत्म होती है। फिल्म के अंत में बताया जाता है कि काल ने योसी से झूठ बोला था। वह जिस भारतीय आदिवासी कबीले के बारे में बात कर रहा था, असल में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। बाद में यह भी पता चलता है कि काल एक अपराधी था जिसे अधिकारियों ने वांछित घोषित कर रखा था। इस घटना के बाद काल और मार्कस कभी वापस नहीं लौटे और उन्हें फिर कभी कहीं देखा भी नहीं गया। फिल्म मार्कस की याद में समर्पित की गई है। यह कहानी जंगल फिल्म की थी, जो 2017 में रिलीज हुई और एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। राधे राधे।